जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सो मस्त होंगे, अपने चल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जूनियर लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन राइट है, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1950 में। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने के लिए चुना गया था। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने ही 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा। कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप प्रदान किया गया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी यह जाने जाते हैं, लौह पुरुष। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। यहाँ पर समवर्ती सूची है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची पर विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार। राज्य सूची, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है।
राज्य सरकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के राज्यपाल थे और उस समय राज्यपाल ही सभी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं पर फैसला लेते थे। मुर्शिद कुली खान ने अपनी योग्य प्रबंधन क्षमता के द्वारा बंगाल को समृद्धता के शिखर तक पहुँचाया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? 'निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट है?
किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। 13 फरवरी 1856 ईस्वी में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। कानपुर के शासक नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में हुआ था। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। वह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने बाजीराव की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी थी। इससे नाना साहेब गुस्सा हुए और उन्हें अंग्रेजों से बदला लेने की सोची। जब मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो उसके बाद नाना साहेब ने कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित किया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन राइट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। यह विधि सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है?
कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, संत कबीरदास। पंचवाणी और बीजक के महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, संत कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? एलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा जो है यह हिंदू, इसके अलावा बौद्ध, जैन गुफा, हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है एलोरा गुफा। थर्ड ऑप्शन राइट है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? उपनिषद में आस्था रखता है ब्रह्म समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक यानी प्रवर्तक राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में। यही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु तापमान, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा। कौन सा ऑप्शन राइट है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा। फोर्थ ऑप्शन राइट है, वायु दिशा। वात दिग्दर्शी हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारण में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल के
दो उपमंडल में बांटा गया है। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है। पहला जो है आयन मंडल, आयन मंडल। दूसरा होगा आपतन मंडल, आपतन मंडल। इसके दो उपमंडल हैं, आयन मंडल, आपतन मंडल। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायुमंडल की यहाँ पर परतें दी गई हैं। सबसे नीचे का परत क्षोभ मंडल है जिसमें ओजोन रेखा पाई जाती है। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। फिर इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की विशेषता है उल्का पिंड आसमान से मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ताप मंडल, बाह्य वायुमंडल जिसमें रेडियो तरंगे संचरण में मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।